हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 7 साइंस का टॉपिक है। तो हमने 6th में भी इसको पढ़ा है साइंस में। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? द फ्लो ऑफ करंट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर में कैसे आती है? थ्रू द वायर्स। वायर्स कैरी द इलेक्ट्रिक करंट। वो वायर्स जो होती है उनके ऊपर एक कोटिंग होती है, क्योंकि अगर हम उन्हें टच करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट लग जाएगा, तो इसीलिए उस पर एक कोटिंग होती है एक ऐसे सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करता हो, और ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंसुलेटर, यानी कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है? वायर्स के थ्रू होती है। बट क्या सिर्फ वायर्स रिक्वायर्ड है? नहीं, और भी तो कुछ इंटरनल सेटअप है। और ये पूरा सेटअप जिसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके जो है डिफरेंट जो सिंबल्स हैं और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ वायर्स हैं, कुछ सर्किट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कभी ना कभी देखी होंगी, और इन सब से आपको क्या याद आता होगा? इलेक्ट्रिसिटी का। सो अगर हम बोले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट, ये हमें पता ही है। और वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं किसी भी डिवाइस के अक्रॉस, तभी करंट फ्लो होता है। आपने वोल्टेज मेजरमेंट के लिए आई एम श्योर देखा होगा, सेल या बैटरी, ये सब हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 साइंस में। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई होगा बिटवीन द टू एंड्स, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। वोल्टेज की एसआई यूनिट होती है वोल्ट्स, और ग्रुप ऑफ कनेक्टेड सेल्स को हम बोलते हैं बैटरी, जो कि वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो ये मैंने एक सेल बनाया है, बैटरी में बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो आइए अब हम इनको कुछ पिक्चर के थ्रू देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या दिखाया है? ये हो गया बल्ब, ये हो गया आपका स्विच, ये हो गया आपका बैटरी, और ये आपकी वायर्स है। तो अगर ये स्विच ओपन है, यहाँ पर ये स्विच क्लोज्ड है, तो ओपन और क्लोज्ड का क्या मतलब है? यानी कि अगर सर्किट पूरा तभी होता है जब जब जो है हम स्विच ऑन कर देते हैं। अगर मैं स्विच ऑफ कर दूं, तो अगर सपोज आप अपने रूम में बैठे और आप लाइट का स्विच ऑफ कर दे, तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपका जो बल्ब या ट्यूबलाइट है वो जलना बंद हो जाएगा। बट जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड स्विच, तो बल्ब या लाइट जल जाएगा। तो क्लोज्ड स्विच इज अ कंडीशन व्हेन सर्किट इज कंप्लीट। तो जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब सर्किट ही तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, और भी बहुत सारे जो है डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं। तो अब हम उन डिवाइसेस को यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और हम इन कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बहुत आसानी से दिख रहा है, ये एमीटर है, ये सेल है, ये बैटरी है। जब भी दो या दो से ज़्यादा सेल्स कनेक्टेड हो तो हम उसे बैटरी बोलते हैं। ये रेजिस्टर है, ये भी रेजिस्टर है बट ये वेरिएबल नहीं है। लैंप, फ्यूज, स्विच ओपन, स्विच क्लोज, वोल्ट मीटर। तो ये जो सारे के सारे डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस जो है ये सर्किट डायग्राम में जब लग जाते हैं तो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम बन जाता है, जो कि आप हायर क्लासेस में अगर फिजिक्स स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट ये जनरल कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी सर्किट डायग्राम में आपको दिखाई दे सकते हैं। बट सबसे सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम्स तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है? स्विच ओपन है या स्विच क्लोज्ड है? और यहाँ तो यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे स्विच क्लोज्ड है और यहाँ पे स्विच ओपन है।
तो इसीलिए यहाँ बल्ब ग्लो नहीं करेगा और यहाँ बल्ब ग्लो करेगा। तो हम तो सिंपल सर्किट डायग्राम से डील करेंगे इन दिस क्लास। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नाउ अभी हमने रेजिस्टर देखा, तो हम देखेंगे रेजिस्टर का यूज। रेजिस्टर का यूज होता है रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस जो है, सपोज करंट फ्लो कर रहा है, कोई ऐसी चीज लगा दो जो करंट को फ्लो ही ना होने दे, करंट के फ्लो को जो है अपोज करे, करंट इधर आ रहा है और वो इधर जाके करंट को काट रहा हो, तो ऐसी कोई भी चीज जो करंट के फ्लो को अपोज करे वो रेजिस्टेंस कहलाती है। सो फॉर करंट टू फ्लो, अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, बहुत सारे उसके पाथ में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए जो हिंडर करे उसके फ्लो को, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे, तो वो कहलाता है रेजिस्टेंस। करंट फ्लोज थ्रू कॉपर वायर, you know, and it cannot flow easily through carbon। तो कॉपर वायर इजीली करंट को अपने थ्रू फ्लो करने देती है, इसीलिए हमारे घर में जो होते हैं वो कॉपर या एल्यूमिनियम इस टाइप के हम वायर्स यूज करते हैं, बट कार्बन में ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है कॉपर से। और ये जो हिंड्रेंस होती है ऐसी कोई, तो हम क्या बोलते हैं, हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही आसानी से जा पाएगा, तो द लोअर द रेजिस्टेंस ग्रेटर इज द करंट। और मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया। तो अगर कोई पतली वायर लोगे तो रेजिस्टेंस, कोई लंबी वायर लोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्मॉल वायर, और कोई मोटी वायर लोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ थिन वायर। तो क्या हो गया, थिन वायर हैज हायर रेजिस्टेंस देन अ थिक वायर। ये तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो वायर अगर थिन होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर वायर थिक होगी यानी ये वाला एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सो बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट लेंथ से तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, और शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। तो मैंने आपको इन शॉर्ट ये बता दिया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो आई होप रेजिस्टेंस क्या होता है आपको समझ में आ गया हो, और इसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं। तो अब हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये सर्किट बनाया, ये एवरीडे की मैंने बैटरी ली है, और यहाँ पर मैंने पेंसिल ली है, और ये वायर्स हैं, ये बल्ब कनेक्टेड है, और ये जो वायर है ये दोनों टर्मिनल्स ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है वोल्टेज अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे मैंने सर्किट जो है ये पेंसिल यहाँ लगा दी, अगर मैं इस पेंसिल को हटा दूँ तो सर्किट तो ओपन हो, मतलब इनकम्प्लीट हो जाएगा, स्विच ओपन हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पेंसिल लगाई, अब मैं टेस्ट करूंगी कि बल्ब किस केस में ग्लो करेगा। तो आइए देखते हैं। हमने छोटी सी पेंसिल ली है और उसको कनेक्ट कर दिया है बल्ब से और बैटरी से। जब आप कंप्लीट करेंगे बैटरी सर्किट को तो बल्ब जो है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। ये वीकली क्यों ग्लो करेगा, हमने अभी लगाई है पेंसिल, और हमने अभी पढ़ा था दैट कार्बन इज नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर। वो क्या करता है, वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है एज कंपेयर टू कॉपर वायर। अब हम क्या करें, यहाँ पे पेंसिल लगाई, बल्ब ग्लो किया, बट हल्का हल्का ऐसा जलेगा फिर बुझेगा। बट जैसे ही मैंने यहाँ कॉपर वायर लगाया तो बल्ब एकदम पूरे तरीके से ग्लो करने लग गया विथ फुल इंटेंसिटी। तो ये दो डिफरेंट मटेरियल्स को हमने सैंपल लिया, तो डिफरेंट रिजल्ट्स क्यों आए, क्योंकि कॉपर ने पूरे के पूरे करंट को फ्लो होने दिया अपने थ्रू,
कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर किया, बल्कि जो हमारी पेंसिल है उसने जो है रेजिस्टेंस ऑफर किया है, तो उसने रेजिस्टेंस ऑफर किया है तो वो करंट को फ्लो ही नहीं होने दे रही, तो इसीलिए बहुत कम करंट जो है वो फ्लो हो पाता और इसलिए बल्ब ग्लोज स्लाइटली। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। कार्बन जो कि पेंसिल में होता है, पेंसिल की लेड में होता है, वो कार्बन होता है और वो जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करता है एज कम्पेयर टू अ कॉपर वायर। तो ये एक्टिविटी से हमने दिखा दिया कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट का फ्लो होगा। नेक्स्ट, connect a bulb to a battery after some time touch the wires and the bulb। तो हमें पता ही, तो हम अपने घर के किसी भी बल्ब या ट्यूबलाइट को टच करेंगे जो 2-4 घंटे से जल रहा है तो वो गर्म होगा डेफिनेटली। The amount of heat produced by an electric current depends on the resistance। अब भाई यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ से रेजिस्टेंस रख रहा है जो करंट को फ्लो ही नहीं होने दे रहा, तो क्या होगा, इसकी वजह से हीटिंग हो जाएगी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा उतनी ही ज़्यादा हीटिंग होगी और जितना कम रेजिस्टेंस होगा यानी करंट जितना इजीली फ्लो कर पाएगा उतनी ही कम हीटिंग होगी। तो ये हमें हमेशा याद रखना है, हायर द रेजिस्टेंस ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि कोई अपोजिंग फोर्स है जो करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा। द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज हायर देन दैट ऑफ द वायर्स। ऑफ कोर्स बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा वायर्स से। फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस ग्रेटर द करंट ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस। तो हमें पता है कि अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और फिर भी करंट फ्लो हो जा रहा है तो उससे क्या होगा, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सो आई होप ये वीडियो में जो टर्म्स रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स समझाए गए वो आपको क्लियर है। In our next video, we'll study this topic further. Thank you. Hello everyone, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे about electricity। ये क्लास 7 साइंस का टॉपिक है। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था about circuit, electric circuit and about resistance। आज हम पढ़ेंगे about overload, fuse and heating and magnetic effects of current। तो overload क्या होता है? सपोज एक ही सर्किट में मैंने बहुत सारे अप्लायंसेस लगा दिए तो क्या होगा, बहुत सारा करंट एक ही टाइम पे ड्रॉ होगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होने का कारण है कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी है। तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस और ज़्यादा होगी और जो वायर्स है जिनके ऊपर हम कोट करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल का, वो इंसुलेटिंग वाली मटेरियल की कोटिंग जो है वो मेल्ट हो जाएगी और फायर कैच हो जाएगी। तो इसीलिए ये इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवरलोड, जब एक ही स्विच में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे जो अप्लायंसेस है वो कनेक्टेड है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ हो रहा है एक ही सॉकेट से। तो अगर बहुत सारे डिवाइसेस आप कनेक्ट कर देंगे, लैम्प, हीटर्स, एक ही सॉकेट पे, तो होगा क्या, जो करंट फ्लो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा, सम ऑफ द करंट्स ड्रॉन बाय द डिवाइसेस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरलोड। तो इस कंडीशन को ओवरलोड बोलते हैं, जिसकी की वजह से क्या होगा कि ओवरलोड की वजह से एक्सेसिव हीटिंग होगी और वो इंसुलेशन ऑफ वायर्स को जो है वो क्या करेगा, मेल्ट कर देगा, उसको खराब कर देगा और फायर कैच हो सकती है। तो इसीलिए ओवरलोड जो है वैसी सिचुएशन को पहले तो हमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक ही सॉकेट में नहीं लगाना चाहिए और अगर हम इस सिचुएशन से केयरफुल नहीं रहते हैं तो एक दूसरी चीज़ें जो हमारी हेल्प करती है वो है फ्यूज़। तो फ्यूज क्या करता है ये देखते हैं। फ्यूज का जो रोल है वो क्या है, फ्यूज का डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फ्यूज के डायग्राम्स हैं। वेल इसके अंदर क्या होता है हम उसकी बात करते हैं। तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। क्यों?
क्योंकि जब भी ओवरलोड हो रहा है, एक्सेसिव हीटिंग हो रही है, तो फ्यूज़ की जो वायर है वो मेल्ट कर जाती है और सर्किट को ओपन कर देती है। जैसे ही सर्किट ओपन हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गया और हम जो है फायर वाली सिचुएशन से बच जाते हैं। तो दैट इज वाई फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। अब काफ़ी सारे आपके घर की बिल्डिंग्स वगैरह में आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स से फ्यूज हो गया है, तो उसका यही मतलब है कि वो वायर मेल्ट हो गई और इसीलिए लाइट चली गई क्योंकि सर्किट ओपन हो गया। तो फ्यूज का क्या रोल है, वो मेल्ट हो जाता है। अगर वो पहले मेल्ट हो गया तो इसका ये मतलब है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोअर होगा और जब करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ओवरलोड की वजह से तो वो मेल्ट हो जाएगा फ्यूज़ और जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और हम फायर वाली सिचुएशन से बच जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ कोई भी डैमेज प्रिवेंट करने के लिए हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं। तो ओवरलोड से हमें कौन बचाता है? फ्यूज़। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपने देखा है कि प्रेस जो है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो गर्म हो जाती है। आप उसे आयरन के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी क्या प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हैं? दैट इट गेट्स हॉट। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो वो हॉट हो जाती है, तो वही पर्पस आपका सॉल्व हो जाता है, टू आयरन द क्लोथ्स। यानी इलेक्ट्रिक करंट जब स्विच ऑन किया तो हीटिंग हुई, तो इलेक्ट्रिसिटी इज कॉजिंग हीटिंग। तो इलेक्ट्रिक दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने इलेक्ट्रिक करंट का जब मैंने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हुआ। जब मैंने स्विच ऑन किया अपने घर में तो प्रेस गर्म हुई और वो मेरा पर्पस सॉल्व करी। तो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स और आयरन जो आप जिससे प्रेस करते हैं, ये सब इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। अब अगर इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो हीट की वजह से अगर खराब हो जाता तो फिर हर दिन हमें बल्ब्स बदलने पड़ते। इसीलिए बल्ब का जो फिलामेंट है, कभी भी ध्यान से देखिएगा, उसमें जो दो पतली सी डंडियां निकली होती हैं, वो जो उसे हम फिलामेंट बोलते हैं। वो जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन का, और टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, यानी बहुत ज़्यादा हीट भी दे दोगे तो वो मेल्ट नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम बहुत देर तक भी बल्ब जलाएंगे तो उसका जो है फ्यूज़ होने का चांस बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि उसमें टंगस्टन है और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक हीटर्स की, आयरन्स की, टोस्टर्स की, तो यहाँ पे मुझे हीटिंग चाहिए, तो मुझे कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए, और उसका एग्जाम्पल है नाइक्रोम। तो जो बल्ब्स जो प्रेस होती है, टोस्टर होते हैं, उनमें नाइक्रोम के फिलामेंट्स लगे होते हैं। उससे क्या होगा, वो बहुत ही गर्म हो जाता है जब उसके थ्रू करंट फ्लो करता है। अब अगर प्रेस बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये तो हमारे पर्पस को सॉल्व करेगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं अबाउट एन एक्टिविटी। इसमें हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस ये करना है कि हमें एक बैटरी लेनी है, उसके बाद एक मैग्नेटिक नीडल लेनी है। हमने पढ़ा है मैग्नेटिक कंपास के बारे में, उसमें ही मैग्नेटिक नीडल होती है। तो हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास ले लिया जिसमें एक मैग्नेटिक नीडल है और हमने उससे कनेक्ट कर दिया है टू द टू एंड्स ऑफ द बैटरी। अब होगा क्या, इस बैटरी से जब ये वायर कनेक्टेड है तो करंट तो फ्लो करेगा ही। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया, यानी हिलने लग गई। इसका मतलब कोई ना कोई मैग्नेट आया आसपास, बट हमने तो कोई मैग्नेट नहीं यहाँ पर पुट किया है। तो क्या रीजन है, ये जो वायर है जो करंट कैरी कर रही है, वायर तो करंट कैरी कर रही है क्योंकि हमने उसे जो है कनेक्ट किया है टू द बैटरी। तो अब वायर जो कनेक्ट
करंट कैरी कर रही है, इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, दैट इज वाई मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, मूव कर रही है. सो व्हाट डज दिस शो? जैसे ही आपने स्विच ऑन किया या जैसे ही आपने सर्किट को कंप्लीट किया तो होगा क्या? आपने जैसे ही सर्किट को कंप्लीट किया तो कंपास नीडल जो है वो मूव करना स्टार्ट कर गई. द नीडल ऑफ द कंपास इज नथिंग बट अ टाइनी मैग्नेट. और ये मैग्नेट ने अगर डिफ्लेक्शन शो किया है यानी कि आसपास कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड आई जरूर है. सो अब हम ये देखते हैं हमें इससे क्या क्या कंक्लूजन मिला है. सो अगेन यहाँ पर भी हमने सेम एक्टिविटी ही शो करी है. अब हम ये बता रहे हैं इससे कंक्लूजन क्या है. कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट क्यों हुई है? कंपास नीडल इसीलिए डिफ्लेक्ट हुई है क्योंकि करंट फ्लो हुआ है. अब करंट फ्लो होने से मैग्नेट क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि जब करंट फ्लो करता है एक वायर के थ्रू तो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. और ये जो एक्सपेरिमेंट है सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने. तो ओरस्टेड ने ये ऑब्जर्व किया था कि नीडल डिफ्लेक्ट होती है जैसे ही करंट वायर के थ्रू पास होता है. तो a wire carrying current behaves like a magnet. So I hope ये आपको समझ में आ गया हो. इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्यों मैग्नेटिक इफेक्ट? क्योंकि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई है. सो दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो आई होप हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर क्लियर टू यू. हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. टिल देन थैंक यू. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. आज हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. ये क्लास 7 साइंस का टॉपिक है. तो इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखा था. हमने ये देखा था कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर की बात करें तो वो करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है क्योंकि वो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर देती है. सो दैट वॉज अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. और इसी की एप्लीकेशन हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे, जिसको कि आज हम पढ़ने वाले. तो एक एक्टिविटी के थ्रू हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे है. तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड. तो मैंने यहाँ पर एक बैटरी ली है और एक आयरन नेल ली है जिसके ऊपर की मैंने जो है एक वायर को वाइंड कर दिया है. तो जैसे ही मैंने इसको इसके अराउंड ऐसे वाइंड किया तो होगा क्या? ये जो है इलेक्ट्रिक करंट ऑन करने के बाद ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी. अब ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम यहाँ पर कुछ पिन्स रखेंगे और ये पिन्स यहाँ पर अट्रैक्ट होने लगेंगी तब हमें पता चलेगा कि यस दिस इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये जो iron nail है which is wound with a wire, this behaves as a magnet, therefore इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म को जो है प्रोड्यूस किया है. सो यही एक्टिविटी का यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन लिया है. जब हम स्विच को ऑन करते हैं जो हमारा वायर है उसको हमने ऑफ कोर्स कनेक्ट किया है बैटरी से, और जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो पिन्स रखी हुई है ये अट्रैक्ट हो जाती है इस वायर की तरफ, इस आयरन नेल की तरफ जिसके ऊपर की वायर हमने वूंड की हुई है. सो अगर हमने पिन्स रखी हैं तो पिन्स क्या करती हैं, वो अट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि ये जो कॉइल है इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट. तो इसको हम कॉइल क्यों बोल रहे हैं? जब भी हम वायर को किसी भी आयरन नेल के ऊपर वूंड कर रहे हैं तो ये पूरे के पूरे वायर को हमने जब सर्कुलर फैशन में ऐसे करके डाला है तो इसको हम एक कॉइल कह देते हैं. और अगर मैं यहाँ से ये कनेक्शंस को ब्रेक कर दूंगी तो क्या आपको लगता है ये पिन्स अट्रैक्ट होंगी? नहीं. जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब तक ही ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी. जैसे ही मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो ये पिन्स अट्रैक्ट नहीं होंगी, मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा. सो यही एप्लीकेशन है
यही एक एप्लीकेशन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या क्या यूजेस हैं, क्यों हमने इसको बनाया है, ये हम देखेंगे। एक्चुअली में इसकी कुछ बहुत ही अच्छी एप्लीकेशंस होती है जिनको कि अब हम डिस्कस करेंगे। So these coils are known as electromagnets. Why are they known as electromagnets? Because electricity is producing magnetism, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे कैन लिफ्ट हैवी लोड्स। सो दिस इज एन एप्लीकेशन विच विल बी स्टडिंग। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगेन हमने इन शॉर्ट आपको ये बताया है कि ये आयरन नेल जिसके ऊपर की एक वायर वूंड है, ये कॉइल, इसको हम कॉइल कहते हैं। और जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तब क्या होगा, तब हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो है ये मैग्नेट की तरह, ये कॉइल इस आयरन नेल के ऊपर बंधी हुई है, इसीलिए किसकी तरह बिहेव करेगी, इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर मैं आपसे बात करूँ क्रेन्स के बारे में, तो हम सबको पता है कि क्रेन्स जो हैं वो यूज़ की जाती है टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स, ये हम सबने देखा है। तो क्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से क्या होता है, हैवी से हैवी लोड जो है वो क्रेन उठा सकती है। और जैसे ही उस लोड को उठाने के बाद उसे वापस कहीं और डंप करना, तो हम क्या करते हैं, हम सर्किट ब्रेक कर देते हैं, तो मैग्नेटिज्म लॉस्ट हो जाता है और वो सारा का सारा सामान जो है वो गिर जाता है। तो दिस इज हाउ क्रेन्स वर्क। So now we'll see the other applications. Let's proceed. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं उसमें हमने बोल दिया कि अ लेंथ ऑफ वायर, अ लॉन्ग वायर विच इज वूंड क्लोजली टुगेदर, उसी को ही हम कॉइल बोलते हैं। हमने देखा भी इस तरीके से सर्क्यूलर फैशन में वो वूंड रहती है। तो अगर मैंने कहीं पे भी ऐसी सर्क्यूलर फैशन में वायर को क्लोजली वूंड किया, तो दिस इज फॉर्मिंग अ कॉइल। सो ये हो गई कॉइल। अब करंट कैरिंग कॉइल किसकी तरह बिहेव करती है, ये तो हमने पढ़ा है कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और इसी को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमारा बन गया है, उसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा वायर की टर्न्स है यहाँ, यानी कि कॉइल कितनी ज़्यादा, कॉइल में कितना ज़्यादा वायर है उस पर डिपेंड करेगा। जितनी ही ज़्यादा वायर की, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो कॉइल है इसमें बहुत ज़्यादा वायर है, बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं इसमें, जिसकी की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह जब बिहेव करेगी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। उसके अलावा जो सेकेंड फैक्टर है जिसपे कि स्ट्रेंथ डिपेंड करती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, दैट इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। तो करंट जितना ज़्यादा पास होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है, ये तो हम सब पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म तब तक ही रहेगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन रहेगी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी रिमूव कर दी गई या स्विच ऑफ कर दिया गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट विल नो लॉन्गर बिहेव एज अ मैग्नेट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट इज अ कॉइल, और इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो अब हम कुछ यूजेस देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। क्रेन्स, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्रेन्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स को पिक कर लेती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वो अट्रैक्ट करेगा आयरन ऑब्जेक्ट्स को, हमको पता है मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन ऑब्जेक्ट्स को। ये आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के बाद इसको जब दूसरी जगह पे पहुंचाना है यानी कि डंप करना है, तो क्या करें, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर दीजिए, मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैग्नेटिज्म की वजह से वो खत्म हो जाएगा, और वो सामान वहाँ हम ड्रॉप कर देंगे। डोर बेल्स, जी हाँ, इलेक्ट्रिक डोर बेल्स में भी मैग्नेट होता है। इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी ही कि हाउ डू डोर बेल्स वर्क, क्या उसकी वर्किंग होती है वो पूरा। उसके अलावा
टेलीफोन्स में भी मैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मोटर्स, इन वॉशिंग मशीन्स, फैंस, मिक्सर्स। तो ये सब चीज़ों में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है। तो जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, फॉर एग्जांपल अगर मैंने वॉशिंग मशीन ली तो उसको जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, और जो मैग्नेट है यानी कि जो कॉइल है जिसमें कि करंट पास हो रहा है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो इन शॉर्ट बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जैसे ही मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसने अपना मैग्नेटिज्म लूज कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं ये हर जगह अपनी एप्लीकेशंस करते हैं, जिसमें से हमने मेनली देख लिया है कि क्रेन्स में ये यूज़ होते हैं, डोरबेल्स में यूज़ होते हैं, टेलीफोन्स में यूज़ होते हैं, वॉशिंग मशीन्स में यूज़ होता है एटसेट्रा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रेन ने सामान उठाया, क्योंकि ये सपोज ये अगर मुझे सेपरेट करना है किसी मैग्नेटिक इम्प्योरिटी को फ्रॉम अ नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी, तो ये जो क्रेन है ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके लिफ्ट कर देगी और उसे कहीं और जाके डंप कर देगी, और जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है वो वहीं रह जाएंगी, या जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो वहीं रह जाएंगे। सो दिस इज हाउ द क्रेन वर्क्स टू लिफ्ट हैवी लोड्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम एक और एप्लीकेशन पढ़ते हैं डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट की, विच इज डोरबेल। तो डोरबेल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, हम सबके ही घर में इलेक्ट्रिक बेल होती है। तो अब हम इलेक्ट्रिक बेल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ एक डायग्राम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बेल का, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये कॉइल दिख रही है, विच इज वून्ड ऑन अ सॉफ्ट आयरन पीस। तो यही वो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करेगी जब हम स्विच ऑन करेंगे, जब हम बेल बजाते हैं तो क्या होता है, यही हम अभी पढ़ेंगे कि ये जो पार्ट है ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो whenever you ring the bell, this part will become active and it will start behaving as an electromagnet। और यहाँ पर अटैच्ड है एक हैमर, और ये है गोंग, और एक स्क्रू है जो यहाँ पर अटैच्ड है, आप देख सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक डोरबेल की वर्किंग कैसे होती है, अब हम उसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ये कॉइल जो है जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं वैसे ही इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है। तो हमारे को पता है सर्किट में क्या क्या है, हमने देख लिया एक कॉइल ऑफ वायर है जो कि आयरन पीस पे बंधी हुई है, पहली चीज तो ये हम देख चुके। देन यही कॉइल किसकी तरह एक्ट करेगी, जैसे मैं बता चुकी हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, और एक आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी हम यहाँ पर देख चुके। दिस इज द आयरन स्ट्रिंग विद अ हैमर। There is a contact screw near the iron strip. This is the contact screw near the iron strip. ये contact screw है, ये contact maintain करता है between this and this। जैसे ही contact break होगा तो क्या होगा, ये contact क्यों जरूरी है, यही अब हम पढ़ेंगे। जब आयरन स्ट्रिप कॉन्टैक्ट में है स्क्रू के, तब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। जब आयरन स्ट्रिप इस स्क्रू के कॉन्टैक्ट में है तभी करंट फ्लो होगा। अगर ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा तो सर्किट तो ब्रेक हो जाएगा, तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, और तब ये कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। तो जब तक ये कॉन्टैक्ट स्क्रू से कॉन्टैक्ट मेंटेन है तब ही क्या होगा, ये जो कॉइल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर पाएगी। So the current flows through the coil which behaves as an electromagnet. It pulls the iron strip. ये जो है आयरन स्ट्रिप को पुल करेगी। यहाँ पे भी आप एक डायग्राम देख सकते हैं, हमने इलेक्ट्रिक बेल का ही डायग्राम यहाँ पे भी बनाया है। ये एक सिंपल तरीके से दिखाया गया है, ये गोंग है, ये बेल है, ये बैटरी है। तो these are the connecting wires. So in the process the hammer at the end of the strip strikes the gong। तो जैसे ही स्क्रू ने पुल किया आयरन स्ट्रिप को तो क्या होगा, ऐसी थी और यहाँ पे गोंग था, तो क्या होगा, जैसे ही पुल किया तो ये ऐसे करके गोंग को स्ट्राइक करेगा हैमर, और क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। अब साउंड तो प्रोड्यूस होगी, बट इसके बाद क्या होगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल करेगा आयरन स्ट्रिप को, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब दोबारा से ये
जो है गोंग को हमारा हैमर प्रेस नहीं करेगा। एक बार प्रेस किया और सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो करंट थ्रू द कॉइल विल स्टॉप फ्लोइंग। तो अब करंट फ्लो होगा ही नहीं, सर्किट ब्रेक हो चुका है। इसके बाद अगर फिर से बेल बजाई गई तो फिर से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है रिपीट होगा। So this process is repeated in quick succession. So this is how this electric bell works and ये जो प्रोसेस है इस पूरे रिंगिंग प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होती है वो होती है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नथिंग बट अ coil, which a coil of wire carrying current which is wound on a soft iron piece. तो अगर करंट ऑन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही सर्किट ब्रेक हो गया या करंट जो है करंट का कनेक्शन ब्रेक हो गया तो वैसे ही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा एंड सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, व्हेन द electromagnet pulls the iron strip, the circuit breaks and the current in the coil stops flowing. It no longer acts as an electromagnet, it no longer attracts the iron strip. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट frequently asked questions of this chapter, electricity. Till then, thank you. Hello friends, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने दो इफेक्ट्स पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट के, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हीटिंग एंड मैग्नेटिक। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, जब भी हम लाइट जलाते हैं अपने कमरे की, अगर 2-3 घंटे वो लाइट जल जाती है और उसके आउटर सरफेस को अगर हम टच करें तो एकदम गर्म हो जाता है। दिस इज बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू इट, इट क्रिएट्स हीट। सो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या मतलब है कि जब भी एक कॉइल ऑफ वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें तो इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट एंड इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सो इट इज नोन एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को जो है ये जो कॉइल कैरिंग वायर, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है सॉफ्ट आयरन एंड अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। सो दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Fill in the blanks. The longer line in the symbol of cell represents the dash terminal. तो हमें पता है सेल इस तरीके से दिखाते हैं और लॉन्गर लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है। The combination of 2 or more cells is called, एक सिंगल सेल के साथ अगर और भी सेल्स जोड़ दे तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी। The safety device based on heating effect of electric current is called. तो वो सेफ्टी डिवाइस जो होती है उसे हम फ्यूज़ कहते हैं, और फ्यूज़ का काम यही होता है कि वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, सर्किट को ओपन कर देता है। नेक्स्ट, द ग्रेटर द डैश अक्रॉस अ डिवाइस द ग्रेटर इज द करंट थ्रू इट। तो जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज़्यादा करंट होगा। A long wire has dash resistance than a short wire. हमने पढ़ा था कि resistance is directly proportional to length. तो जितना ज़्यादा लेंथ उतना ही ज़्यादा resistance. तो a long wire has, wire क्योंकि long है तो resistance भी ज़्यादा होगा, तो has greater resistance than the short wire. And dash is a condition in which a wire carries a current that is more than what is safe. तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक ही सॉकेट से कनेक्ट किया जाए तो ऐसी सिचुएशन को हम पढ़ चुके हैं, हम बोलते हैं ओवरलोड। तो एन ओवरलोड इज अ कंडीशन। A closely wound length of wire is called a coil. तो आई होप ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपको क्लियर हो गए हों, और
इनको हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं हमारी इस चैप्टर की वीडियोस में। सो इन केस अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके magnetbrains.com। तो आइए अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। So next question, mark T for the statement which is true and F for false. To make a battery of two cells, the negative end of one cell is connected to the negative terminal of the other. This is false, क्योंकि जब भी हम बैटरी बनाते हैं हम दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ये बैटरी है, पॉजिटिव terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next to form a battery. When the electric current through the fuse exceeds a certain limit, then the fuse wire melts and breaks. जी हाँ, तभी तो फ्यूज को क्या बोला जाता है? सेफ्टी डिवाइस. So this is true. An electromagnet does not attract a piece of iron. This is false because electromagnet does attract. An electric bell has an electromagnet. हमने इलेक्ट्रिक बेल का पूरा सेटअप पढ़ा और हमने देखा था उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है जो कि कनेक्टेड होता है एक हैमर से और एक इलेक्ट्रिक और एक आयरन स्ट्रिप से, जो कि एक गोंग को प्रेस करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो दिस इज ट्रू. सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हो. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. What is electrical resistance? So electrical resistance क्या होता है? The electrical resistance is defined as the opposition to the flow of current. यानी कि जब करंट फ्लो हो रहा है और अगर उसे फ्लो नहीं होने दिया जा रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये ऑपोजिशन हो रहा है फ्लो ऑफ करंट में, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो अगर करंट फ्लो हो रहा है और बीच में कुछ अड़ंगा आ रहा है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? करंट फ्लो नहीं कर पाएगा. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट फ्लो कर पाएगा. सो व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस डिपेंड? हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. जितनी छोटी वायर होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा. और अगर मैं बात करूं एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. अगर कोई चौड़ी वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, वो करंट को इजीली फ्लो करने देगा. सो हाउ डज रेजिस्टेंस अफेक्ट करंट? तो हमने पढ़ लिया, ग्रेटर द रेजिस्टेंस लेसर विल बी द फ्लो ऑफ करंट एंड लोअर द रेजिस्टेंस ग्रेटर वुड बी द फ्लो ऑफ करंट. What is a fuse? तो हम सबको पता है fuse is a safety device which breaks the circuit when excessive current is passed through a device. तो सेफ्टी डिवाइस है जो कि एक्सेस ऑफ करंट जब फ्लो होता है तो उसकी वजह से जो है शॉर्ट सर्किट, ये जो ओवरलोड वाली कंडीशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है फ्यूज़. हाउ डज इट वर्क? व्हेन एक्सेसिव करंट इज पास्ड थ्रू इट, इट हैज़ अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द अदर वायर, सो इट melts and breaks the circuit and therefore prevents from any damage or any fire which might be a cause due to overload. तो ओवरलोड की वजह से जो फायर्स लग सकती है उसको कौन प्रिवेंट करता है? फ्यूज. तभी वो एक सेफ्टी डिवाइस है. सो आई होप ये आपको क्लियर है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. द मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ डिवाइस डिपेंड्स अपॉन. तो मैंने देख लिया था कि अगर वोल्टेज ज़्यादा होगी, वोल्टेज यानी जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? करंट ज़्यादा फ्लो करेगा. या फिर रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना आसानी से फ्लो कर पाएगा. तो ये दोनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. सो द आंसर वुड बी थर्ड. नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर. तो नाइक्रोम क्या है? वो हीट हो जाता है बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है. सो देयरफॉर उसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन द हीटर ऑफ एलिमेंट्स.
तो जैसे हम पढ़ चुके फिलामेंट्स ऑफ बल्ब में तो जनरली टंगस्टन को यूज किया जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक अ बैटरी ऑफ 9 volts हाउ मेनी 1.5 volt सेल्स आर नीडेड. तो बैटरी बनानी है 9 volts की. तो सपोज एक सेल जो मुझे दिया गया है उसका 1.5 volts दिया हुआ है. अब बैटरी बनानी है यानी उसमें बहुत सारे सेल्स को कॉम्बिनेशन को ही बैटरी बोलते हैं. तो कितने सेल्स को कनेक्ट करूं कि 9 हो जाए. तो 1.5 इंटू वॉट इज इक्वल्स टू 9. बस मुझे यही करना है. तो 1.5 इंटू 6 वुड बी 9. तो अगर 6 सेल्स को कनेक्ट किया जो 1.5 वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो टोटल 9 वोल्ट्स का जो है पोटेंशियल बैटरी बन जाएगा. सो योर आंसर वुड बी 6. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि ऐसे 6 सेल्स को कनेक्ट करना होगा जिनका वोल्टेज इतना है ताकि 9 वोल्टेज आ जाए, 9 वोल्ट का बैटरी बन जाए. सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर है. इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस एनसीईआरटी साइंस बुक में भी आपको मिल जाएंगे और काफ़ी और भी बुक से लिए गए हैं ये क्वेश्चंस. तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. टिल देन, थैंक यू.